हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SM ब्राइट फ्यूचर। आइए चलते हैं अपना CDP की इम्पोर्टेंट सीरीज की तरफ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी और सारे क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आने वाले एग्ज़ाम्स में प्रिपरेशंस के लिए। तो आई होप कि आप सारे क्वेश्चंस को सही अटैम्प्ट करेंगे, सही तरीके से करेंगे, जिस तरीके से आप एग्ज़ाम्स में करते हैं। आने वाले जितने भी क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी क्वेश्चंस को ध्यान से करके देखिए कितने क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट किए हैं और आपका लेवल कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए SSB, CTET, KVS वगैरह जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं नहीं वाले। बीच में माइंड में प्रेशर रहता है और प्रेशर की वजह से जो है हम इस चीज़ पे जो है क्या कर देते हैं, इसको इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। ध्यान नहीं रहता कभी कभी पढ़ने में, इतनी क्विकली हम उसको क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो उसमें माइंड से स्किप हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखें। तो इसमें ऑप्शन दे रखे सामान्य तत्व का सिद्धांत, किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया है। सामान्यीकरण का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत की बात कर रहा है। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? CH जड़ ने दिया है। या फिर औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत किसने? कोहलर ने दिया है। या विशिष्ट और सामान्य तत्वों के सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया है। अगर मैं इसमें राइट आंसर की बात की जाए आपके, तो कौन सा हो जाएगा जो इसके अंदर गलत है? तो वो है आपका औपचारिक, सी। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा सही, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, जो आपका कोहलर ने नहीं दिया। बाकी सारे ठीक हैं। जो सामान्य तत्व का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया है और सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जड़ ने दिया है और विशिष्ट सामान्य तत्वों का सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया है। दो तत्वों का सिद्धांत जो है स्पेयरमैन ने दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब पूर्व का अधिगम, यानी पूर्व मतलब पहले का अधिगम, जो आपने पहले कुछ चीज़ सीखी है, नई स्थिति में सीखने के लिए सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। यानी आप एक चीज़ आपने सीख ली, अब हम दूसरी चीज़ आप सीखना चाह रहे हो तो उसको बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। तो ये क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? फॉर एग्जाम्पल्स, अगर मैं आपको एग्जाम्पल की तरह समझाने की कोशिश करूँ, जैसे ये हमारी साइकिल है। साइकिल के बाद हमने क्या करा, इस तरीके से साइकिल हमने सीखे चलानी। साइकिल के बाद अब हम मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हैं। अब क्या चलाना सीख रहे हैं? मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हैं। तो साइकिल हमारा जो है मोटरसाइकिल चलाने में बाधित नहीं कर रही। तो उस अधिगम को हम क्या कहेंगे? यानी वो हमें उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो इस तरीके के अधिगम को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दे रखे आपके। अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, जो अधिगम का है वो सकारात्मक हुआ है यानी पॉजिटिव हुआ है। अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, जो नेगेटिव ट्रांसफ़र हुआ है। या अधिगम का शून्य, यानी कि ना उसका जो है पॉजिटिव हुआ है ना ही नेगेटिव हुआ है। अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण। अब इसमें से चार ऑप्शन बताइए, चार ऑप्शन दे रखे, इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा, अगर मैं करूँ राइट आंसर की बात, तो वो हो जाएगा अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र। देखिए जब इसमें क्या है, पूर्व का अधिगम नई स्थिति में सीखने को प्रभावित ही नहीं कर रहा, यानी किसी तरीके से इफेक्ट ही नहीं कर रहा, तो क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ ना, यानी सीखने में किसी तरीके से बाधा जो है नहीं कर रहा हुआ, तो इसलिए क्या हो गया? पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेरणा का अनुचित तरीका क्या है? अनुचित यानी कि जो उचित ना हो उसको बोलते हैं अनुचित। तो ऑप्शन दे रहा है आपके, दंड, प्रशंसा और दोष, प्रगति और ज्ञान और प्रतियोगिता। चार ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनुचित तरीका। अगर मैं बात करूं प्रेरणा का अनुचित तरीका कौन सा है? दंड, यानी कि हमें बच्चों को क्या है? दंड नहीं देना चाहिए, पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। अगर पनिशमेंट देंगे तो उतना ही बच्चे के लिए जो है क्या हो सकता है, फिजिकली भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है और मेंटली भी बच्चे जो है कभी कभी मेंटली भी ज़्यादा डिप्रेशंस में ज़्यादा जो है उस चीज़ को टीचर के प्रति जो है ले जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमें किसी भी बच्चे को दंड नहीं देना है। देखिए प्रशंसा और दोष, प्रशंसा कर सकते हैं हम, दोष भी कभी कभी छोटी मोटी चीज़ों में निकाल सकते हैं। जैसे किसी बच्चे ने कॉपी के अंदर कुछ काम गलत किया, तो उसमें हम अब क्या कर सकते हैं, उसमें जो काम अगर गलत किया है तो उस चीज़ में हम दोष निकाल सकते हैं कि ये आपने जो है सही तरीके से नहीं लिखा। और अगर किसी बच्चे ने काम ठीक किया है तो उसमें उसकी प्रशंसा भी कर सकते हैं कि आपने ठीक किया है। तो इस तरीके से दोनों ही प्रशंसा और दोष हम दोनों निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। प्रगति का ज्ञान भी होना चाहिए और प्रतियोगिता, यानी कि प्रतियोगिता भी बच्चों को कराते रहना चाहिए ताकि उनका मेंटली डेवलपमेंट हो सके। तो इस तरीके से दंड जो है हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका?
बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडिप्स, एक तो होता है ओडिप्स और एक होता है इलेक्ट्रा, जटिलता शुरू होती है, जटिलता शुरू होती है, ओडिप्स और इलेक्ट्रा। तो कौन सी उसमें होती है अवस्था में, शेषावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या वयस्क अवस्था में। अगर बात की जाए ओडिप्स और इलेक्ट्रा, अच्छा मेन चीज़ तो यह है, सबसे पहले ओडिप्स और इलेक्ट्रा आपको पता होना चाहिए। ओडिप्स और इलेक्ट्रा जो होता है, जैसे कि एक अगर बॉय है, इसके अंदर होता क्या, बॉयज़ जो है अपनी किससे ज़्यादा प्यार करता है, अपनी मॉम से ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, अपनी मदर से ज़्यादा प्यार करता है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ गर्ल की, जो गर्ल होती है वो अपने किससे ज़्यादा प्यार करते हैं, फादर से ज़्यादा प्यार करते हैं, फादर से ज़्यादा प्यार करती है। तो इसमें क्या होता है, जो ऑपोजिट होता है ना, ऑपोजिट जेंडर उसके थ्रू ज़्यादा हमारा जो है अट्रैक्शंस होता है। जैसे जो बॉय होगा उसका मदर के प्रति प्यार होगा, जो गर्ल होगी उसका फादर के प्रति ज़्यादा प्यार होगा। तो इस तरीके से ही होता है ओडिप्स और इलेक्ट्रा। तो ये जो होता है हमारा, जो जटिलता होती है वो कहाँ होती है, किशोरावस्था में शुरू होती है। ओडिप्स और इलेक्ट्रा हमारी किस में होती है, किशोरावस्था में शुरू हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता को प्रतिनिधित्व नहीं करता, वृद्धि की जो विशेषता है वृद्धि की, उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता। देखिए नहीं का ऑप्शन ज़रूर देखिएगा, इसमें से नहीं पूछ रहा है वो। तो क्या है ऑप्शंस, यह एक मात्रात्मक पहलू है, यह मापने योग्य नहीं है, यह जीवन पर्यंत नहीं है, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाती है या दर्शाता है। अब देखिए इसमें वृद्धि की अगर मैं बात की जाऊं तो देखिए मात्रात्मक, अगर मैं बात करूं राइट आंसर क्या है, देखिए यह एक मात्रात्मक पहलू है, राइट, ठीक है, मात्रात्मक पहलू है। यह मापने योग्य नहीं है, ये गलत है। जबकि ये क्या है, हमारा मापने योग्य है। यह जीवन पर्यंत नहीं है, हाँ ये जीवन पर्यंत नहीं चलती, कुछ समय बाद जो है ये रुक जाती है, ये केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसमें, ऑप्शन बी, यानी कि ये प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, ये मापने योग्य नहीं है, बल्कि इसका होना चाहिए ये मापने योग्य है, क्योंकि हम उसकी मोटाई को, किसी बच्चे की मोटाई नाप सकते हैं, उसका वज़न नाप सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से इसको मापने योग्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हस्तशिल्प शिक्षा दी जाती है। हस्तशिल्प मतलब जो हैंडक्राफ्ट जो होता है, जो हम हाथों से कुछ काम करते हैं, जैसे कुछ बुनना, कुछ बनाना, तो इस तरीके से हस्तशिल्प की शिक्षा होती है वो दी जाती है किसको, ऑप्शन दे रखा है आपके, प्रतिभाशाली बच्चे को, जो प्रतिभाशाली होते हैं, सृजनशील क्रिएटिव बच्चे को, पिछड़े बालक को या अपराधी बालक को। तो अगर मैं बात करूं इसके अंदर जो हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है वो दी जाती है आपके पिछड़े बालक को, क्योंकि अगर वो देखो, अगर मेंटली वो कुछ चीज़ नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा, उन मेंटली डिसऑर्डर है कुछ, या फिर मेंटली वीक हो सकते हैं, या फिर पढ़ाई में पीछे रह गए किसी तरीके से, तो उन बच्चों के लिए हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वो जो है अपने हाथों की कारीगरी से अपना जो है जीवन यापन कर सके। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि हमें जो है क्या करना है, हमें कोई बहुत बड़ा ओहदा चाहिए, मतलब शिक्षा का मतलब ये होता है हम समाज में रह करके समाज के लिए कुछ कर सके, अपना जीवन यापन कर सके, और समाज में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट या पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर सकें। शिक्षा का ये मतलब होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कोई बच्चे पिछड़ गए तो उनको हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। विपिन एक दिव्य स्वप्न दृष्टा है, वह पुस्तकों, दिव्य स्वप्न मतलब होता है सपनों में रहने वाला, वह पुस्तकों को पढ़ने में रुचि नहीं रखता। अब देखिए ना तो वो किताब पढ़ने में क्या कर रहा है, रुचि ले रहा है, और गैर मित्रों से अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता, यानी कि जो मित्र हैं उसके पक्के उनसे तो कर सकता है वो, लेकिन जो गैर मित्र है उस पे उससे अपने विचार प्रस्तुत नहीं करता। ये व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार है, ये पर्सनैलिटी का कौन सा प्रकार है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है आपके, बाह्यमुखी, अंतर्मुखी या फिर मध्यमुखी या खिलाड़ी प्रवृत्ति का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब होता है कि बच्चा अपने आप के अंदर रहता है, सपने देखता है, अकेले रहना पसंद करता है, किताब पढ़ना पसंद नहीं करता, और उसको क्या है अकेला रहना उसको पसंद है। तो इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा है वो, यानी कि अपने आप में खोए रहना उसको पसंद है, किसी के सामने बोलना पसंद नहीं, किसी के सामने जाना पसंद नहीं, किसी के साथ में खेलना उसको पसंद नहीं है।
तो इस तरीके के बच्चे को हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। जबकि ये एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट होता है जो बच्चा जो है समाज में रहता है, दोस्ती करता है, दोस्तों के साथ खेलता है, मिलजुल करके ग्रुप लर्निंग करता है। तो ये सारी जो क्वालिटी होती हैं ये किसकी होती हैं? ये बाह्यमुखी की होती है, एक्सट्रोवर्ट की होती है। और ये मध्य वर्ग होता है। तो ये जो होता है ये दोनों में होता है, एक इंट्रोवर्ट भी होता है, एक एक्सट्रोवर्ट भी होता है। यानी कि अकेले में भी रहना पसंद करेगा, और अगर इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट होती है कि साथ में रहना है तो साथ में भी रहेगा। तो ये दोनों जो उसके अंदर क्वालिटी आ जाती है मध्यमूर्खी में आ जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिभाशाली बच्चे का गुण है, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनका गुण क्या है? अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में बहुत पीछे रहते हैं। जो अपनी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी तुलना में बहुत पीछे रहते हैं। कम बुद्धि लब्धि होती है, तीव्र निर्णय लेना और आत्मविश्वास होना। जो निर्णय लेते हैं वो तेज़ी से लिए जाते हैं, और आत्मविश्वास होना। दूसरों में अंतःक्रिया करने में असमर्थ होना, यानी दूसरों के साथ अंतःक्रिया ना कर पाना। तो इसका जो आप राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रतिभाशाली बच्चे का गुण जो होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका तीव्र निर्णय लेना, यानी तेज़ी से निर्णय लेना, और आत्मविश्वास होना, कॉन्फिडेंस होना, किसी भी सिचुएशंस में कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखना। तो वो होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे के गुण। तो सुरक्षा की मांग, ऑप्शन क्वेश्चन है आपका, सुरक्षा की मांग में भूख और प्यास, जो आपकी भूख और प्यास है डैश अभिप्रेरक है। तो अब इसमें देखिए जो हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक, इसको फिल करना है। फिल करके जो है ये सेंटेंस जो है, जो स्टेटमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो सुरक्षा की मांग में भूख और प्यास क्या है? कृत्रिम है, अर्जित है, सामाजिक है, या प्राकृतिक है? अगर मैं बात करूं भूख और प्यास की सुरक्षा की मांग में, तो ये क्या होता है? ये प्राकृतिक होती है, नेचुरल होती है, नेचुरल अभिप्रेरक है। तो नेचुरल अभिप्रेरक क्या हो जाएगा इसका? अभिप्रेरक राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वीं कक्षा, स्टेटमेंट दे रखी है देखिए, 8वीं कक्षा के एक बच्चे ने गणित में खराब अंक प्राप्त किए। जो एक क्लास के अंदर बच्चा पढ़ रहा था उसमें गणित में क्या करा उसने? खराब अंक प्राप्त किए। इसके लिए अपने शिक्षकों और परीक्षक को दोषी ठहराता है। तो यानी कि जो उसका शिक्षक है जो उसको पढ़ा रहा है उसको, और परीक्षक यानी परीक्षा लेने वाले को क्या ठहरा रहा है? दोषी ठहरा रहा है। उनकी वजह से मेरे जो अंक खराब आए हैं। इसमें बच्चे द्वारा प्रयोग किया जाने वाला रक्षा तंत्र होगा। जो बच्चा अपनी रक्षा कर रहा है, रक्षा तंत्र कौन सा है इसमें? यानी कि अपनी गलती को वो किसके ऊपर थोप रहा है? वो थोप रहा है शिक्षकों के ऊपर और परीक्षा लेने वाले परीक्षक के ऊपर। तो ये कौन सा जो है रक्षा तंत्र है? प्रक्षेपण रक्षा तंत्र है। कौन सा है? ये प्रक्षेपण है, या फिर युक्तिकरण है, या फिर क्षतिपूर्ति है, या दमन है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। जब अपनी ही गलती को दूसरे के ऊपर थोप देना, दूसरे के पास ट्रांसफ़र कर देना, तो ये बोलते हैं इसको प्रक्षेपण। उसका क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं प्रक्षेपण। दमन होता है अपनी इच्छाओं को, अपनी जो है इच्छा को दबा लेना, तो उसको बोलते हैं दमन। दमन से होता है दबाना, तो अपनी इच्छा को जो दबा लेता है उसको बोलते हैं दमन। तो ये थे आपके सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सेटेट डीएसएसबी यूपी टेट से रिलेटेड थे, ताकि जो आने वाले कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स में आप जो है अच्छा परफॉर्म्स कर सको। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जो हमारे चैनल पर तैयारी चल रही है वो इन सभी एग्ज़ाम्स की चल रही है। किसकी? सीटेट की, यूपी टेट, डीएसएसबी, सुपर टेट और बिहार टेट की तैयारियां चल रही हैं। जो हमारी वीडियो अपलोड होती है वो ईवीएस, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी से रिलेटेड होती है। मैथ्स की क्लासेस भी हम इस पर अपलोड डेली कर रहे हैं। तो आई होप कि आपने जो है काफ़ी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की होगी, और आपने जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं उसमें से आप बताइएगा कमेंट्स करके कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही करा है। बाकी बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।